गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने 6 पॉइंट पढ़े थे अपन रोग प्रबंधन के। ठीक है, इसके आगे आज अपन बात करते हैं पादप रोगों का वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आज आपने पादप रोगों का वर्गीकरण, ठीक उसकी बात करेंगे। हेडिंग है अपने पादप रोगों का वर्गीकरण। कि पादप रोगों का वर्गीकरण क्या है कि पादप जो है कि पादपों के रोगों के अध्ययन को सरल बनाने हेतु कि पादपों जो भी रोग होते हैं सरल बनाने हेतु उनको क्या है एक निश्चित क्रम में बनाना आवश्यक है। पादप रोगों की सही पहचान, उनका सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि अपन उनके बारे में क्या अच्छे से पढ़ सकें। तो इसका वर्गीकरण जो किया गया है वो क्या गया है रोग कारकों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? रोग कारकों के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है? रोग कारकों के आधार पर कि रोग उत्पन्न करने वाले जो भी रोग कारक है उनके अनुसार पादप रोगों को वर्गीकरण करना अत्यधिक उपयोगी है। और इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोग के कारण का पता होने के साथ साथ रोग संभव विकास और फैलाव का भी ज्ञान हो जाता है। रोग कारक के द्वारा पता चलता है भी कितना रोग फैला है, उसका भी पता लग जाता है। रोग कारक का भी पता लग जाता है किसकी वजह से रोग फैल रहा है, और उसका नियंत्रण के उचित उपायों को भी सुझाया जा सकता है कि अच्छे से अपन को पता लगाया जा सकता है कि ये रोग कारक ये है, इसका इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। अब प्रमुख रोग कारकों के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण जो है कर रखा है, देखिए उसकी बात करते हैं। एक सारणी दी हुई है उसकी बात करते हैं। देखिए तो सारणी को बना लेते हैं। हेडिंग पादप रोगों का वर्गीकरण ही है किसके आधार पर है? आपके रोग कारकों के आधार पर। तो रोग कारक, ठीक है, इसके आधार पर जो पादप रोग है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखा है। पहला जीवित रोग जनकों के आधार पर, जीवित रोग जनकों द्वारा, ठीक है, कि जीवित रोग जनक है उनके द्वारा, ठीक है। और दूसरा है आपके मध्य जीवित रोग कारकों द्वारा, मध्य जीवित रोग कारकों द्वारा। और तीसरा है अजीवित कारकों द्वारा, अजीवित कारकों द्वारा। कि जो रोग कारक है उनके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं कि किस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, कि जो रोग कारकों द्वारा फैलते हैं जिसमें 3 भागों में बांट रखा है। ए नंबर पर जीवित रोग कारकों द्वारा, रोग जनकों के द्वारा, दूसरा मध्य जीवित रोग कारकों के द्वारा या रोग जनकों के द्वारा, एक ही बात है। और तीसरा आपके अजीवित आपके रोग कारकों के द्वारा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन जीवित कार रोग जनक है उनके द्वारा पढ़ लेते हैं कि जीवित रोग जनक कौन से हैं। तो इसमें देखिए 1 नंबर पे कवकों द्वारा उत्पन्न रोग, कि भाई कवकों द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं का रोली रोग। तो कवक क्या है? जीवित रोग कारक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न रोग को क्या बोल दिया, ठीक है। सेकंड है आपके जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है, कि वे जीवाणु द्वारा रोग कौन से उत्पन्न होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग, तो इस प्रकार से अपन को क्या पता चल जाता है कि भाई ठीक है कौन से किसकी वजह से रोग हो रहा है। अगला तीसरा देखिए शैवालों द्वारा उत्पन्न रोग, क्या शैवालों द्वारा उत्पन्न रोग है, जैसे चाय का लाल रोली रोग, चाय का लाल रोली। इसके अलावा बात करें अपन डी की, नेक्स्ट का तो प्रोटोजोआ द्वारा रोग,
ठीक है। तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उनकी बात करें तो देखिए प्रोटोजोआ में देखिए कॉफ़ी का फ्लोएम उत्तक से रोग कॉफ़ी में फैलता है, कॉफ़ी का फ्लोएम उत्तक से बोला होता है कुछ उत्तकों का नष्ट होना। इसके अलावा बात करें आगे तो सूत्रकृमियों द्वारा उत्पन्न रोग, ये सभी जीवित घटक है जो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं और रोग फैलाते हैं। तो आपके नेक्स्ट क्या है सूत्रकृमियों द्वारा, सबके बारे में पढ़ चुके हैं अपन। सूत्रकृमियों द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे जड़ गांठ रोग, ठीक है। इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा द्वारा फैलाए जाने वाला रोग, कि भाई फाइटोप्लाज्मा है उसके द्वारा होने वाले रोग की बात करें, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग, फाइटोप्लाज्मा द्वारा रोग, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा द्वारा रोग कौन सा होता है आपके, बैंगन का छोटी पत्ती रोग पढ़ चुके हैं, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, ये सभी जीवित घटक है जो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, छोटी पत्ती रोग। और इसके अलावा आपके नेक्स्ट की बात करें ठीक है, तो स्पाइरोप्लाज्मा, तो स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग जो है आपके मक्का का स्टंट रोग, मक्का का स्टंट रोग। और इसके अलावा लास्ट जो है आपके कौन सा, परजीवी पुष्पीय पौधों द्वारा उत्पन्न रोग, कि परजीवी पुष्पीय पौधे, तो परजीवी पुष्पीय पौधों द्वारा जो होता है रोग से अमरबेल, कि भाई अमरबेल जो आपको पता रोग फैला आपके पोषण ग्रहण कर लेती है, परजीवी पादप है, ठीक है, और पौधे का विकास को रोक देती है। तो इस प्रकार से जीवित रोगजनक है जो क्या करते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। जिसमें अपन किस किस के बारे में पढ़ लिया, सबसे पहले कवक के द्वारा उत्पन्न रोग, दूसरा जीवाणु द्वारा रोग, शैवालों द्वारा, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा और परजीवी पुष्पीय पादप जो खुद क्या पादप होते हुए परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। अब देखिए बात करते हैं मध्य जीवित रोग कारक, जो मध्य कार्य करना तो निर्जीव अवस्था में होते हैं ना सजीव अवस्था में होते हैं, उनकी बात करें तो इसमें पहला है आपके विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणु क्या आपको पता है जब तक बाहर रहता है निर्जीव अवस्था में रहता है, जैसे किसी कोशिका के शरीर में चला गया तो सजीव हो जाता है, उसके शरीर का उपयोग करता है। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग जैसे तंबाकू मोजेक रोग। इसके अलावा आपके वायरोइड के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा था वायरोइड के बारे में अपन ने, ठीक है, क्या भाई वायरोइड जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो वायरोइड द्वारा रोग कौन सा, आलू का तरकुकंद रोग, आलू का तरकुकंद रोग, ठीक है। इसके बाद अजीवित कारक जो जीवित अवस्था में नहीं है और रोग फैलाते हैं, उनकी बात करें, ठीक है, निर्जीव अवस्था में रहते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार के। पोषक तत्व सभी के निर्जीव हैं, ठीक है। तो क्या गया, पोषक तत्वों की कमी से रोग, कमी से उत्पन्न रोग, विकार की बात है, उत्पन्न रोग, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा आपके चावल का खेरा रोग, कि चावल का भी खेरा रोग होता है, इसकी किस तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो ये क्या निर्जीव पदार्थ है जो जीवित अवस्था में नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरी बात करें इसी के अंदर तो आपके ऑक्सीजन
या O2 की कमी से उत्पन्न विकार, जैसे आलू का कृष्णांत हृदय रोग, तो ऑक्सीजन की कमी से आलू का कृष्णांत हृदय रोग हो जाता है, आलू काला पड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, तीसरे पॉइंट की बात करें तो उच्च या निम्न ताप, उच्च या निम्न ताप से उत्पन्न विकार के उच्च ताप हो जाता है या निम्न ताप हो जाता है, इसकी वजह से रोग हो जाता है, जैसे पाला मारना या फलों पर सूरज दाग, या फलों पे सूरज के दाग, काले दाग पड़ जाते हैं। तो ये निर्जीव कारक है जो निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, आपके रोग फैलाते हैं। और लास्ट है इसमें आपके वायु प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न रोग। वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न विकार, ठीक है, जैसे आम का काला शीरा रोग, ये किसी वजह से होता है, प्रदूषक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व एसिटिलीन की वजह से होता है। तो ये कुछ ऐसे निर्जीव घटक है जो जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं, रोग फैलाते रहते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होते हैं, बहुत से पादप संक्रमित भी होते हैं। अधिक दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करें अपन, ठीक है। तो दूसरा है, ये पहला पॉइंट था रोग कारकों का आधार, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए दूसरा है आपके क्षेत्रफल, उग्रता व घटना के आधार पर। जो क्षेत्रफल है उसमें क्षेत्रफल, उग्रता व घटना के आधार पर, देखिए इसमें पहला है कदाचित, या ऐसे कहते हैं छिटपुट रोग। देखिए क्या होता है इसमें कि वह पादप रोग, देखिए वह पादप रोग जो अनियमित, वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर यदा कदा तथा कहीं कहीं पर बहुत थोड़े उदाहरणों के रूप में उत्पन्न होते हैं। उन्हें कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। उदाहरण जैसे ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, मतलब जो कभी क्या हो, अनियमित अंतराल, कभी
होते ही नहीं, कभी हो जाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कदाचित या छिटपुट रोग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। और दूसरा है आपके इसी के अंदर स्थानिक रोग। कि स्थानिक रोग क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए कि वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थानिक। मतलब पर्टिकुलर जगह पर सामान्य भी हो सकते हैं, उग्र भी फैल सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्थानिक रोग। जैसे एग्जाम्पल, आलू का मस्सा रोग। ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में के दार्जिलिंग जिले में। तो ये वहाँ का स्थायी रोग है, कभी उग्र रूप में फैल जाता है तो पूरी फसल बर्बाद कर देता है, कभी कम फैलता है तो ज़्यादा फसल नुकसान नहीं करता। और इसके अलावा जैसे आपके हैं आलू का गोल्डन सूत्रकृमि रोग। आलू का गोल्डन सूत्रकृमि रोग ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर। और अगर पड़ा था संग्रह में इनका, वहाँ से अपन खरीद नहीं सकते, इनको अदर राज्य में नहीं बेचा जा सकता इन आलू को, ठीक है। इनके बारे में बात करें, तीसरा आता है इसमें कि पहला कदाचित छिटपुट, दूसरा को स्थानिक रोग, तीसरे की बात करते देखिए। तीसरा महामारी। महामारी रोग देखिए कि महामारी शब्द का प्रयोग मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिनसे बहुत सारे लोगों का एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं। कि महामारी किसी लिए प्रयोग किया जाता है, मानव के लिए। इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो, तो महामारी तो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, मनुष्य के लिए। लेकिन पौधों में से रोगों को पादप महामारी तथा पशुओं में पशु महामारी के रूप में जाना जाता है। कि किसे कहा जाता है, देखिए, वह रोग जो विस्तृत व विनाशकारी रूप में एक बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी-कभी या कुछ अंतराल बाद प्रकट होता है तथा फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। तथा या मनुष्य जंतु तो जंतु हो जाता है, फसल को हो जाता है, एक ही बात है ना। फसल को बहुत हानि पहुंचाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जो विकराल रूप में फैलता है, बहुत से ज़्यादा पादप जातियों को नुकसान पहुंचाता, बहुत ज़्यादा पूरे गांव के गांव फसलों में बर्बाद हो जाती है उनकी, ठीक है। जैसे
गेहूं के रोली रोग या फिर गन्ने का लाल सड़न रोग या फिर चावल का जोंका रोग, ये सभी एग्जाम्पल हैं इनके। आलू का पछेता झुलसा रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग। तो ये ऐसे कुछ रोग हैं जो महामारी के रूप में फैलते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा संक्रमित करते हैं। और लास्ट इसका प्रकार है चौथा, उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर के ये पर्टिकुलर क्षेत्र में या उग्रता या घटना का आधार फैलते हैं, इसे कहा जाता है सर्वव्यापी रोग। देखिए कि जब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समुच्चय द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता है, जब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समुच्चय द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी रोग। तब उसे सर्वव्यापी या देशांतरगामी या महामारी रोग भी कहते हैं। विश्वव्यापी या देशांतरगामी महामारी रोग कहा जाता है। जैसे आलू का पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी। इसके अलावा अपन बात करें गेहूं का रोली रोग, इसके अलावा बात करें अपन कि अनुकूल परिस्थितियों में इस रूप से प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं कि कुछ अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बहुत ज़्यादा फैलने में सक्षम होते हैं। तो ये हो गए आपके दो प्रकार के, अब दो टोटल 5 प्रकार के आधार पर इनका वर्गीकरण कर रखा है। बाकी जो वर्गीकरण है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।